नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉब्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पार्ट ए का जो सिलेबस था उसके डिकोडिंग और उसके संबंध में साथ ही हिस्ट्री की क्लासेस के बारे में चर्चा की थी। और जैसा पिछली क्लास में बताया था मैंने कि हम पार्ट ए के संबंध में, पार्ट ए जो कि सामान्य अध्ययन के नाम से एमपीपीएससी एग्जाम लेता है, उसके बारे में जो भी टॉपिक्स हैं मध्य प्रदेश के जीके के संबंध में और जितने भी टॉपिक्स हैं आईसीटी, करंट अफेयर आदि आदि, उन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके एक एक सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं। अभी इतिहास और पॉलिटी क्लासेस चल रही हैं। एमपी हिस्ट्री क्लासेस के कुछ वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये एमपी पॉलिटी का पहला क्लास होने वाला है। बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। आपके सिलेबस में भी जो एमपी पॉलिटी दी हुई है उसमें भी सबसे पहला टॉपिक राज्यपाल ही लिखा हुआ है। तो राज्यपाल के पद के संबंध में हम विभिन्न सारी बातों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। चालू करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले शुरुआती चरण में हम राज्यपाल के पद का परिचय समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यपाल है कौन। ठीक है, देखो, जब देश में संविधान बनाया गया और संविधान बनाने की प्रक्रिया में यह बात तय कर ली गई कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाया जाएगा, तो भारत में शासन व्यवस्था के प्रकारों में कुछ बातें अपनाई गई। भारत में क्या बातें अपनाई गई कि भारत में एक संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी। क्या अपनाया जाएगा? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी। और दूसरा कौन सी व्यवस्था अपनाई जाएगी? संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी। कैसा है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तो क्या अपना लिया? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया। दूसरा क्या अपना लिया? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले समझ लो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें एक विधायिका होगी और विधायिका के ही कुछ सदस्य क्या बन जाएंगे? कार्यपालिका के सदस्य बन जाएंगे। मतलब लेजिस्लेचर के ही कुछ सदस्य क्या बन जाते हैं? एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन जाते हैं। दैट मीन्स कि मंत्री परिषद का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो मंत्री परिषद होती है वह विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करते हैं कि आप वोट देते हो सांसद चुनने के लिए अपने क्षेत्र का, विधायक चुनने के लिए अपने क्षेत्र का। ये जो मध्य प्रदेश में 230 तुम विधायक चुनते हो, अथवा पूरे देश में जो हम लोग मिल करके सांसद चुनते 545, ये सब मिल करके क्या करते हैं? अपना एक नेता चुन लेते हैं, जिसको प्रदेश के स्तर पे मुख्यमंत्री या देश के स्तर पे प्रधानमंत्री कहते हो। ये सभी लोग मिलकर के जिसको अपना नेता चुनेंगे, वो नेता अपना एक मंत्री परिषद बनाता है कार्य करने के लिए। वो मंत्री परिषद एग्जैक्टली क्या कहलाती है? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहलाती है। लेकिन ये सब मंत्री परिषद के मंत्री लोग आए कहां से? विधायिका से आए, जो कि सांसद थे, है ना। वही सांसद क्या बन गए? मंत्री बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार के गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। है ना, शायद मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द प्रयोग किया था, नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट्री। ठीक है, इसके उलट एक और व्यवस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे राष्ट्रपति बन करके उभरे। उन्होंने अपनी मंत्री परिषद बनाई। उन्होंने अपनी क्या बनाई? मंत्री परिषद बनाई। वो जो मंत्री परिषद बनाई, उस मंत्री का एक भी सदस्य वहां की जो विधायिका है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां से नहीं आया। ठीक है, वो अलग से अपने मंत्रियों को क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं। जैसे उदाहरण के तुलसी गैबार्ड को उन्होंने क्या बना दिया? नेशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख बना दिया। लेकिन तुलसी गैबार्ड वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दो प्रकार की प्रणालियों में से हमने किसको चुन लिया? संसदीय शासन प्रणाली को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुन लिया। वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केंद्र में भी है, वही राज्यों में भी है। दूसरा शब्द आता है संघीय शासन प्रणाली। ये क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि इतने बड़े देश में, है ना, समझो आपस से, इतने बड़े देश में, इतनी विविधता वाले देश में यदि सिर्फ केंद्र में मोदी जी की सरकार होती तो क्या वो पूरे देश को संभाल पाते? मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि इतने बड़े देश में, इतनी सारी विविधता वाले देश में हर व्यक्ति के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाने में एक सरकार सक्षम नहीं हो सकती। वो चाहे मोदी जी आ जाए या फिर कोई और आ जाए, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही इस बात को तय कर लिया था जब संविधान बना रहे थे कि हमको क्या चाहिए? एक संघीय प्रणाली चाहिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है, संघात्मक सरकार का मतलब होता है कि यहाँ पर स्तरीय सरकार रहेगी। यहाँ पर एक स्तर, सबसे सर्वोच्च स्तर पे केंद्र सरकार रहेगी
और निचले स्तर पे राज्य की सरकारें रहेंगी। आगे चल करके भारत में क्या किया गया, हमने जब संविधान बनाया था दो स्तरीय सरकार रखा था, मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। आगे चल करके 1993 में हमने क्या कर लिया, एक संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था लेकर के आए, जिसमें क्या कर दिया हमने, केंद्र के स्तर पे सरकार, राज्य के स्तर पे सरकार और स्थानीय स्तर पे भी हमने सरकारों को गठन कर दिया। ठीक है, तो ये संघात्मक शासन प्रणाली है। अब जब संघात्मक शासन प्रणाली आ गई तो संघात्मक शासन प्रणाली में हमको लोग चाहिए हैं। बोले लोग कैसे आएंगे, तो हमने चुनाव करवा लिया, वहां से मुख्यमंत्री निकल करके आ गया, वो अपनी मंत्री परिषद बना लेता है। लेकिन हमने बोला कि कल को यदि मंत्री नहीं रहा, कल को यदि मंत्री नहीं रहा, सरकार नहीं रही किसी भी कारणवश से, तो फिर राज्य कौन चलाएगा, उस पर उसके उस समय तो किसी का नियंत्रण होना चाहिए। तो बोले क्या बनाते हैं, एक पद बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, उस पद को हम क्या बोलेंगे, राज्यपाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राज्यपाल। तो एक पद का सृजन कर दिया गया, राज्यपाल के पद का सृजन। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको लाइन कनेक्ट हुई होगी कि राज्यपाल क्यों है। ठीक है, और भी उसके बहुत सारे कारण हैं, पर ये पद क्यों आया बस उसकी बात कर रहा था। और भी बहुत सारे कारण हम समय क्लास के साथ समझते चलेंगे। ठीक है, अब इसका वर्णन कहां पर किया गया है, तो संविधान में टोटल कितने, जो हमारा संविधान है उसको 25 भागों में डिवाइड किया गया, 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से जो छठवां पार्ट है उसका नाम है राज्य। छठवें पार्ट का नाम क्या है, राज्य या स्टेट। उस छठवें पार्ट का नाम जो राज्य है, स्टेट है, उसमें से एक हिस्सा जो है किसको डेडिकेटेड है, राज्यपाल को डेडिकेटेड है ना। वो उसमें से एक हिस्सा किसको डेडिकेटेड है, पहला हिस्सा ही राज्यपाल को डेडिकेटेड है। तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं कि राज्य कार्यपालिका का जो प्रावधान किया गया वो कहां पे किया गया, भाग 6 में किया गया। राज्यपाल का प्रावधान कहां पे किया गया, भाग 6 में किया गया। ठीक है, इसको लेकर के अनुच्छेद कहां पे बात किया गया है, तो 153 से लेकर के 167 तक, आर्टिकल नंबर 153 से आर्टिकल नंबर 167 तक कंप्लीटली किससे डील करता है, राज्यपाल से डील करता है। ये आर्टिकल क्या क्या है आगे हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है वो ध्यान में रखना है कि जो राज्य की एग्जीक्यूटिव होती है, राज्य की जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है, राज्यपाल है। ऐसे ही केंद्र में जो एग्जीक्यूटिव होती है, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वहां पे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जैसे कि वर्तमान में मुर्मू जी हो गई। और ऐसे ही राज्य के स्तर पे कौन होता है, राज्यपाल होता है, जैसे कि वर्तमान में हमारे मगन पटेल साहब हो गया ना। तो उसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। ठीक है, ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी के तौर पे क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है ना। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हमारे क्या है वर्तमान में राज्यपाल है, तो हमारे राज्य के क्या हो गए, सर्वोच्च अधिकारी हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको चंद बातें ध्यान होंगी। ठीक है, अब आता है इसके संबंध में कुछ अन्य बातें है ना। इसके संबंध में जो कुछ अन्य बातें हैं उनमें से एक क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राज्य का नॉमिनल हेड होता है। बोले नॉमिनल हेड क्या होता है, इसको समझ लो। तो राज्य की सत्ता में दो प्रकार के हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है और एक वास्तविक सत्ता प्रमुख होता है। नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि तुम राजा हो पर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम राजा हो पर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तो शक्ति किसी और के पास है, लेकिन वो प्रमुख हेड नहीं माना जाता। प्रमुख हेड राज्यपाल ही माना जाएगा ना, प्रमुख हेड राज्यपाल ही माना जाएगा, लेकिन असल शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, किसी दूसरे हेड के पास है। वो जो दूसरा हेड है वो कौन होता है, राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री होता है। ऐसे ही केंद्र के स्तर पे नॉमिनल हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन असल सत्ता राष्ट्रपति के पास नहीं, असल सत्ता किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, वैसे ही राज्य के स्तर पे असली सत्ता किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि यह राज्य का क्या होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका का एक प्रमुख के तौर पे काम करता है। ठीक है, और दूसरा कि राज्यपाल जो पद होता है उस पर उसकी नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप राज्य का नहीं होता है। मतलब उसको नियुक्त कौन करता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है, वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, वह केंद्र सरकार को सलाह और सुझाव देता है। इसलिए हम राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट कहते हैं। ही इज एन एजेंट और इट इज एन एजेंट ऑफ दी, दिस पोस्ट इज एन एजेंट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यह संघीय सरकार का, यह हमारी कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है। कहां पर, राज्य के स्तर पर। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व क्या करता है हम आगे अभी समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब आया प्रश्न कि जब राज्यपाल का होना चाहिए, हमने क्या बोला कि फेडरल गवर्नमेंट होगी, राज्यपाल होगा, तब सबसे बड़ा प्रश्न आया कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, चयन होगा, या फिर राज्यपाल का हम निर्वाचन करवाएं। सबसे भारी प्रश्न था कि
कि डायरेक्ट अपॉइंट कर लें उसको या फिर हम निर्वाचन करवाएं, ये भारी प्रश्न का समाधान कैसे निकालें, इसको लेकर के क्या किया गया, हमने दो मॉडल ढूंढे। एक मॉडल था अमेरिकन मॉडल और एक मॉडल था कनाडाई मॉडल। अमेरिकन मॉडल में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सीएम का इलेक्शन, हमारे यहाँ विधानसभा और विधानसभा और संसद के चुनाव होते हैं लोकसभा के, वैसे ही क्या होता है अमेरिका में राज्यपाल के चुनाव के लिए, गवर्नर के चुनाव के लिए, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ओहियो के गवर्नर का चुनाव होने वाला है, क्या होने वाला, ओहियो के गवर्नर का चुनाव होने वाला। ओहियो एक अमेरिका का राज्य है, उस ओहियो के गवर्नर के चुनाव में विवेक रामास्वामी भी क्या है, खड़े होने वाले हैं। इसका मतलब कि जब विवेक रामास्वामी को यदि जीतना है तो खड़े होकर के वहां चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने इस मॉडल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हमने इस मॉडल को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया, हमने बोला कि यदि हम सीधे चुनाव की प्रक्रिया से राज्यपाल को लेंगे तो इसी सीधे चुनाव की प्रक्रिया से तो मुख्यमंत्री भी आया है, तो राज्य में दो दो क्या हो जाएंगे, चुने हुए प्रमुख हो जाएंगे, दोनों डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आएंगे, मतलब राज्यपाल भी डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आया और मुख्यमंत्री भी डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आया। तो ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि दोनों में क्या होगा, सत्ता का टकराव होगा। राज्यपाल बोलेगा नहीं नहीं मैं भी डायरेक्ट चुन के आया हूं, मेरी सत्ता होगी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बोलेगा नहीं मैं डायरेक्ट चुन करके आऊं, मेरी सत्ता। ये तो संघर्ष हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पावर स्ट्रगल होगा। बोले इस पावर स्ट्रगल कैसे रोके, तो पावर स्ट्रगल को रोकने का सबसे आसान माध्यम क्या है, राज्यपाल का चुनाव मत करवाओ। तो बोले राज्यपाल की क्या करवा दो, सीधे अपॉइंटमेंट करवा दो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करवा दो। लेकिन ये मॉडल चल कहां रहा था, कहां पे ऑलरेडी चल रहा था, कनाडा में चल रहा था, ठीक है। तो हमने राज्यपाल का पद कहां से लिया, अमेरिकन मॉडल से लिया है, लेकिन राज्यपाल के पद का नियुक्ति कहां से लिया हमने, कनाडाई मॉडल से लिया। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला राज्यपाल का पद होना चाहिए, ये हमने कहां से लिया, अमेरिका से, लेकिन राज्यपाल के पद का चुनाव ना होकर के अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, ये हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो भारत में राज्यपालों के लिए क्या किया गया है, नेतृत्व चयन मॉडल का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां तक कि मेरे ख्याल से बात। अब राज्यपाल के पद का एक ऐतिहासिक विकास है। ऐसा नहीं है कि जब हम 47 में आए तभी हमने राज्यपाल का पद क्या किया, पहली बार बनाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल का पद उसके पहले से चला आ रहा था। क्यों चला आ रहा था, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के देश में आज भी, पहले से ही और आज भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था। जो हमने अभी अपनाया हुआ है संसदीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली, वो ब्रिटेन में ऑलरेडी चल रहा था। वही चीज उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई थी जब वो यहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे उस पद को बना करके रखे हुए थे। तो हमने चूंकि वो पद बना हुआ था, हमको उससे समानता लगती थी, तो हमने क्या कर दिया, उसको कंटिन्यूअस रखा, उसको हमने स्क्रैप नहीं किया। बस हमने उसको क्या बोल दिया कि तुम ये जो राज्यपाल का पद है, तुम कहां से प्रेरित हो, अमेरिका से प्रेरित हो, और तुम्हारा हम चुनाव कहां से करवाएंगे, तो बोले चुनाव ना करवा करके हम तुम्हारा नियुक्ति करवाएंगे, वो कहां से लेंगे, हम कनाडा से लेंगे, ठीक है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां मिलती है हमको प्राइमरली, तो 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां से मिलती है, जहां पे एक शब्द प्रयोग किया गया था, एक फ्रेज प्रयोग किया गया था। क्या फ्रेज था, बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज, मतलब राज के द्वारा, राज के लिए, राज के द्वारा, राज का और राज के लिए, ठीक है। इस शब्द का क्या है वहां पे प्रयोग किया गया था। तो उससे हमको पता चलता है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में हमको क्या मिलती है, एक जानकारी मिलती है, पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। यहां तक की बात। अब आता है सबसे पहले कि 1956 आएगा, है ना, मतलब 1900 मोटा मोटा तौर पे कहें कि 1947 में जब संविधान बनाया गया, 1950 में जब संविधान को लागू कर दिया गया, तभी से राज्यपाल का पद आ गया। लेकिन 1956 में एक मेजर शिफ्ट आता है। क्या शिफ्ट आता है, तो 1950 में जो संविधान लागू किया गया, उस समय हमारे पास राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। आगे चल करके राज्यों की संख्या 1956 में क्या हो जाती, बढ़ जाती है, 14 नए राज्य जोड़े जाते हैं, है ना, और क्या है, यूटीज की संख्या बढ़ाई जाती है। तो जो नए राज्य और यूटी की संख्या बढ़ाई गई, वहां पर हमको क्या चाहिए थे, राज्यपाल चाहिए थे, ताकि वो क्या कर सके, व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर सके। तो चूंकि राज्यपाल चाहिए है, तो राज्यपाल पहले से ऑलरेडी कहां से अपॉइंट हो रहा था, अनुच्छेद 153 से उसको क्या किया जा रहा था, राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। अपॉइंटमेंट की बात नहीं, अपॉइंटमेंट 155 से होगा। अपॉइंटमेंट कहां से होगा, 155 से होगा। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, राज्यपाल का पद होना चाहिए, ठीक है। ये बात कहां लिखी हुई है, देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। ये फ्रेज कहां लिखा हुआ है, लाइन कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 153 में लिखी हुई है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये जो लाइन है,
एक व्यक्ति को एक राज्य, एक इससे अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ये लाइन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये लाइन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी जब 1950 में बनाया गया। ये लाइन कहां से आई? ये लाइन आई 1956 में, किसके माध्यम से? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको लाया गया। ठीक है, यहां तक की बात। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हम इस बात को लेकर के आए कि हम क्या करेंगे, राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल को नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो 153 में पद होगा, नियुक्ति आदि की बात आ गई 1956 में। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो मैंने पर्टिकुलर लाइन एनसर्कल करी थी, ये पर्टिकुलर लाइन कहां पे लिखी हुई है? 155 में लिखी हुई है ना। हर आर्टिकल को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये पर्टिकुलर लाइन कहां पे लिखी हुई है? 155 में लिखी हुई है। तो बोले 153 क्यों पढ़ाया ऊपर? तो 153 में क्या लिखा है? ऊपर वाली लाइन लिखी है। बोले क्या लाइन? हर राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है, यहां तक की बात 153 में थी। अब एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, ये बात कहां लिखी? 155 में, लेकिन आई कहां से? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से आई। ठीक है, यहां तक की बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसको लिए आर्टिकल्स को लेकर के बात करें, जैसे 153 में तुमने देख लिया क्या है कि राज्यपाल का पद होगा। ऐसे ही 154 में क्या आता है? 154 में लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे पीछे देखा था कहीं पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो राज्य का क्या होगा? कार्यपालिक अधिकारी होगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? 154 में लिखा हुआ है ना। ये कहां पे लिखा है? 154 में लिखा है। 153 हमने बता ही दिया भाई क्या लिखा हुआ है 153 में, राज्यपाल का पद होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था। इसके बाद आता है 155। 155 इंपॉर्टेंट है। 155 में क्या लिख दिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति, है ना। क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति होगी, ये बात लिखी गई है। और एक ही राज्यपाल की दो या दो से अधिक राज्यों में नियुक्ति हो सकती, ये भी बात 155 में लिखी, जैसा कि पीछे बताया। लेकिन ये बात से जोड़ी गई थी? एक या एक से अधिक राज्यों वाली ये बात जोड़ी गई थी हमारी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से। यहां तक कि मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आने वाले समय में और आर्टिकल हम अभी देखते चलेंगे। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग हमने पीछे देख लिया, यूज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, है ना, कि जो गवर्नर होगा स्टेट का, वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की मदद से क्या करेगा? अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज करेगा। ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे राज्यपाल के, वो कौन होंगे? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये बात ऑलरेडी मेंशन्ड है। कहां पे मेंशन्ड है? 163 में, आर्टिकल 163 में इस बारे में क्या चर्चा ऑलरेडी की गई है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे आएगा आर्टिकल, है ना। इसके बाद आता है आर्टिकल 155, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। हमने बता दिया कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो उसको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। ये एक बहुत कॉमन बात है। जो मुझे अपॉइंट करेगा, मैं उसके लिए क्या करूंगा? उसके प्रसाद पर्यंत काम करूंगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? उसको समझ लो। प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करूंगा। जब तक तुम चाहोगे तब तक काम करूंगा, जब तुम नहीं चाहोगे तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। मतलब राज्यपाल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, राज्यपाल का कोई फिक्स अपॉइंटमेंट का प्रोसेस नहीं है। वह सब राष्ट्रपति के विल पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती तब तक वो ऐसा चाहता, जब इच्छा नहीं होती तब वो ऐसा चाहना बंद कर देता है। ठीक है, अब आता है इसका कार्यकाल और पद से हटाने को लेकर के। तो कार्यकाल और टेन्योर एग्जैक्टली और उसको टर्मिनेशन को लेकर के बात कहां की गई? 156 में की गई है। मैंने पीछे कहा कि राज्यपाल का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, लेकिन एक परंपरा बनाई गई है। लेकिन एक परंपरा बनाई गई है। वो परंपरा कितनी है? 5 साल की, है ना। कितने की? 5 साल की। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको क्या कर सकता है? हटा सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल तक उसको रखना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति को मजा नहीं आ रहा, राष्ट्रपति हटा देगा 5 साल के पहले। ठीक है, तो वो उसके क्या है? टेन्योर की बात है, आपको ध्यान में उसको रखना है। ठीक है, आगे चल करके क्या हुआ? आगे चल करके राष्ट्रपति को बार बार क्या किया जा राज्यपाल को बार बार हटाने लग गए। हर 6 महीने में राज्यपाल का ट्रांसफर हो रहा है। हर 7-8 महीने में उसको क्या किया जा रहा है? दूसरे राज्य में भेज दिया जा रहा है। ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, फ्रिक्वेंटली बढ़ने लग गई। तो इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? कुछ निर्णय सुनाए गए। ये निर्णय कुछ केसेस की मदद से सुनाए गए। एक केस हुआ, एक वाद हुआ, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। ये जो बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस था, इसमें बोला गया कि राज्यपाल को हटाने का निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति की विल पर है, लेकिन राष्ट्रपति की विल भी हवा में काम नहीं करेगी।
कारण तो दो, क्यों हटा रहे हो? 5 साल के पहले हटा सकते हो, अभी भी मना नहीं किया गया, इस केस में भी मना नहीं किया गया, हटा सकते हो 5 साल के पहले, लेकिन कारण बताना पड़ेगा क्यों हटाया गया राज्यपाल को 5 साल के पहले। ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने का निर्णय मनमाना नहीं हो सकता। दूसरा एक केस हुआ ऐसे ही 1979 का हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक केस। हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक केस 1979 में क्या बोला गया कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, न कि केंद्र के अधीन नौकरी। अभी हमने पीछे एक शब्द पढ़ा था, यहाँ पर यह शब्द था कि वह केंद्र सरकार का एजेंट होता है। वो क्या होता है? केंद्र सरकार का एजेंट होता है। लेकिन ये एजेंट शब्द को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना था, इस एजेंट शब्द को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो कोई एजेंट नहीं है, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। उसको संविधान के तहत क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, बकायदा आर्टिकल में 153 में 155 में उसके लिए मेंशन किया गया है, तो उसको केंद्र का एजेंट नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात। तो ये कुछ फैसले आए, उसके बारे में ऐसी बातें बोली गई। अब आता है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन और योग्यता कि फॉर टू बिकम गवर्नर, क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, ही शुड बी और मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक। दूसरा, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल न्यूनतम होनी चाहिए, अथवा उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के ऐसे पद पे धारण नहीं होना चाहिए जहां से उसको कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो। 3 बेसिक बातें बताई गई हैं संविधान में उसके क्वालिफिकेशन को लेकर के। भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु हो, और किसी प्रकार के कोई लाभ के पद पर बैठा हुआ ना हो। ठीक है, अब आता है कि उसमें सर्विस कंडीशन क्या रखी गई, पद शर्तें क्या है। ये पद शर्तों की चर्चा कहां पे की गई है? संविधान के अनुच्छेद 158 में चर्चा की गई है, जिसमें बोला गया कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब वह ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर हो और ना ही वह क्या हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का हिस्सा हो, केंद्र की संसद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 158 के सब क्लॉज 3 के अनुसार वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। अब इसको कितना वेतन मिलेगा, राज्यपाल को वेतन कितना मिलेगा, ये एक भारी प्रश्न है। तो राज्यपाल के वेतन के निर्धारण का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। ध्यान में रखना, किसके पास है? केंद्र के पास है। लेकिन राज्यपाल को वेतन देगा कौन? राज्य देगा। दोनों बातें डिफरेंट है। मतलब मेरा वेतन कितना होगा ये कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन मेरे को वेतन देगा कौन? वो देगा जिस राज्य में मैं क्या हूंगा, राज्यपाल बनूंगा। मतलब मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो उनका वेतन किसने तय किया? केंद्र सरकार ने। कैसे? संसद के माध्यम से। तो संसद ने तय किया एग्जैक्टली, है ना। लेकिन उनको वेतन दे कौन रहा है? मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश दे रहा है। कहां से देता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यह वेतन अपने स्टेचुटरी फंड से प्रोवाइड करता है। कहां से प्रोवाइड करता है? अपने स्टेचुटरी फंड से प्रोवाइड करता है ना। अपने संचित निधि से इस वेतन को क्या करता है? वो आहरित करता है। ठीक है, यहां तक की बात ये ध्यान में रखना। ये कहां मेंशन है? 158 के सब क्लॉज 3 में मेंशन है। ठीक, अब आता है कि उसकी शपथ, ओथ कैसी होगी। ओथ के बारे में चर्चा कहां की गई है? 159 में की गई है। एक बात सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है, ओथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो दिलवाता है। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? कैत साहब है ना। कौन है? न्यायमूर्ति कैत अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो वो शपथ दिलवाएंगे यदि कोई नया राज्यपाल मध्य प्रदेश में अभी आता है तो। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि छुट्टी पे चले गए, कहीं बाली घूमने चले गए, है ना, कहीं घूमने चले गए, तो जब वो अनुपस्थित होंगे तो उस परिस्थिति में उसी उच्च न्यायालय का, मतलब उसी राज्य की उसी उच्च न्यायालय का जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिला देगा। ठीक है, तो जज चीफ जस्टिस नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है वो शपथ दिला दे। शपथ में क्या है? तो 2 प्रकार की शपथ में संविधान का संरक्षण और लोगों की सेवा का संकल्प दिलाया जाता है। किसमें? शपथ में। ठीक है, तो ये बातें किसमें? शपथ में शामिल है, जो कि कहां पे मेंशन है? 159 के तहत क्या किया गया? उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी में आता है कि वेतन कितना है। हमने कहा कि वेतन निर्धारण का अधिकार किसका है? संसद का। किसका है? संसद का। अभी वर्तमान में वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए प्रति माह। मतलब मगन भाई है ना, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है हमारे राज्यपाल, उनको वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए का महीने का वेतन मिलता है। इसके अलावा
ये तो वेतन है। इसके अलावा राजभवन जो लाल कोठी में वो रहते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लाल कोठी में रहते हैं भोपाल में, वह राजभवन निःशुल्क मिलता है उनको, फ्री फोकट का एकदम, है ना, उस वहां से कोई सर्विस चार्ज उनसे वसूला नहीं जाता। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, वेतन और सुविधाएं मेंशन है। ठीक है, अब आता है कि व्हाट आर द विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स उनको क्या मिले हुए हैं। तो उनके विशेषाधिकारों को लेकर के यदि हम बात करें, है ना, तो विशेषाधिकारों को लेकर के एक शब्द प्रयोग किया जाता है इनके राज्यपाल के संबंध में, लैटिन फ्रेज है एग्जैक्टली, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकर, है ना, कि अर्थात उसका मतलब है कि राजा कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता। अरे जब राजा कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता तो राजा को विशेष अधिकार दे दो। पहला विशेष अधिकार तो यही है, राजा का पहला विशेष अधिकार, राज्यपाल का पहला विशेष अधिकार यही है कि वह कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता। अरे भाई, जनता जब गलत कार्य कर सकती है तो वो भी तो एक नागरिक ही है, वो भी गलत कार्य कर सकता है, लेकिन संविधान ऐसा नहीं मानता, लेकिन सिस्टम, पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसा नहीं मानती। पॉलिटिकल व्यवस्था कहती है कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। इस राज्यपाल के संबंध में जो विशेषाधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 361 में मेंशन है। इसी संविधान के 300 अनुच्छेद 61 में विशेषाधिकारों की चर्चा राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के बारे में भी की गई है, लेकिन अभी हम राज्यपाल पर फोकस करते हैं। क्या विशेषाधिकार दिए गए उनको, तो 361 के सब क्लॉज 1 के तहत बोला गया है कि अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए उन शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब मैंने राज्यपाल रहते हुए कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय की वजह से कोई समस्या खड़ी होती है, उस निर्णय की वजह से यदि कुछ ऊपर नीचे होता है, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मुझे किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब राजा आदमी हूं मैं कुछ भी काम कर दूं, मेरे ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं आएगा। ये बात हुई एग्जैक्टली, है ना। दूसरा, अनुच्छेद 361 के तहत एक अपवाद लगाया गया है। कौन सा अपवाद है? दरअसल अनुच्छेद 14 जो है हमारा, वो बात करता है किसकी? समता की बात करता है। क्या की बात करता है? समता की बात करता है। हर कोई समान होगा, लेकिन राज्यपाल समान नहीं है। लेकिन राज्यपाल क्या है? समान नहीं है, हमारा और आप जैसा नहीं है। उसको क्या है, कुछ प्रिविलेजेस दे दिए हैं, कुछ क्या दे दिए गए उसको? एग्जम्पशंस दे दिए गए। क्या एग्जम्पशन दे दिया? मान लो उदाहरण के लिए कि एक सिविल केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्रिमिनल केस में उसको गिरफ्तार करने के 40 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ उसको क्या मिल जाते हैं? एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आर्टिकल 14 बाकी लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, आर्टिकल 361 के सब क्लॉज 2 के तहत बोला गया कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी। अभी जैसे बताया ना भाई कि सिविल मामलों में तो कोई केस ही नहीं हो सकता और क्रिमिनल मामले में भी 40 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। मतलब दरअसल कोई केस हो ही नहीं सकता उनके खिलाफ एक तरीके से। ये बात कहां पे लगा दी गई? 361 के सब क्लॉज 2 में लगा दी गई। 361 के सब क्लॉज 3 में क्या बोल दिया गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ, मैंने पीछे बताया था कि इसी आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा की गई, सब कुछ है ना। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती। मतलब जेल ही नहीं हो सकती भाई, बात ही खत्म। 361 का सब क्लॉज 4 कहता है कि लिखित नोटिस देने के 2 महीने तक राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी व्यक्तिगत कृत्य के लिए कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं किया सकता। तो हमने बोला कि कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यदि दायर करना भी है 2 महीने पहले क्या किया जाएगा? सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। मुकदमा दायर नहीं होगा, बस सूचित किया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं एज अ गवर्नर, जो क्या है गवर्नर को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां से हम चालू करते हैं राज्यपाल की शक्तियां और उन शक्तियों का क्या इंपैक्ट आता है। राज्यपाल की शक्तियों को हम कुछ हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स आती हैं, फाइनेंशियल पावर्स आती हैं, जुडिशियल पावर्स आती हैं, और कुछ क्या आते हैं? उनके प्रिविलेजेस आते हैं या विवेकाधीन शक्तियां आती हैं। ठीक है, इन सब के तहत जैसे मान लो सबसे पहले क्या आया? एग्जीक्यूटिव पावर आया। तो इन सब के तहत हमको क्या करना है? आर्टिकल्स देखने हैं और उन आर्टिकल्स के तहत कौन सी शक्ति मेंशन की गई उसके बारे में चर्चा करनी है। पीछे हम पढ़ करके आए कि 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है कि राज्यपाल का पद होगा, और 154 सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने पढ़ा कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा। वो क्या होगा? स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। दैट मींस कि उसके पास क्या है? कार्यपालिक शक्ति है। तो कार्यपालिक शक्ति कहां पे मेंशन है? 154 में मेंशन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है 166। 166 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 166 में क्या बात की है? उसको
समझ सकते हैं कि राज्यपाल क्या कर सकता है कि 66 के तहत आदेशों दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करे, मतलब कि वह नियम बना सकता है और उन नियमों के आधार पर कुछ आदेश दे सकता है। यह नियम किस चीज के लिए बनाता है? कार्यपालिका के लिए, राज्य की कार्यपालिका के लिए। राज्य की कार्यपालिका का नाम क्या होता है? मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यपालिका का नाम क्या है? मंत्रिपरिषद। तो उसके लिए क्या कर सकता है? वो नियम बना सकता है। ये कहां से बना सकता है? 166 से बना सकता है। पीछे मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को क्या मिलेगी? सलाह मिलेगी। वो कहां सलाह से मिलती है? तो राज्यपाल को ये सलाह 163 से मिलती है। 163 में उसकी सलाह और सहायता के लिए क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना होता है? तो यह काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होता है यह 15% होता है ना। ये कितना होता है? 15% होता है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होता है, वो कितना होता है? किस चीज का 15%? तो लोकसभा का 15%। किसका? लोकसभा का, अथवा राज्यसभा के स्तर में विधानसभा का 15%। मतलब वो आपस से सामान्य तौर पे कहें कि लोकसभा में 545 सांसद हैं, तो लगभग 74-75 मंत्री बन सकते हैं, जो कि 15% के आसपास बैठता है। ठीक है, ऐसे ही 230 का 15% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रियों की सलाह के लिए क्या होगी? एक राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगा। ठीक है, कितना होगा? 15% होता है। इसके बाद इसी में एक आ जाता है ना। इसके बाद इसी के तहत एक बात की गई है, वो क्या हो जाता है? हमारा आर्टिकल 164 है ना। आर्टिकल 164 में किस चीज को लेकर के बात की गई है? तो यहां पर महाधिवक्ता को लेकर के बात की गई है ना। किसको लेकर के? एडवोकेट जनरल को लेकर के बात की गई है कि एडवोकेट जनरल क्या करवाई जाएगी? एक तरीके से नियुक्ति करवाई जाएगी, है ना। वो एग्जैक्टली दरअसल 165 आप कर लीजिए। 165 में क्या किया गया? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की बात की गई है। तो 164 में क्या बात की गई है? तो समझो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। कहां से होगा? 163 से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। लेकिन इस मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में और भी तो प्रोविजन है। मतलब क्या प्रोविजन हो सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस मंत्री को क्या पद मिलेगा? इन मंत्रियों की शपथ कौन करवाएगा? इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा? इन मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? ये सब कहां लिखा हुआ है? 164 में लिखा हुआ है। 164 में, 164 को डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मंत्री परिषद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले उसको बारे में डिटेल में। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल जो है मंत्री परिषद से रिलेटेड है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है मंत्रियों को। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो नियुक्तियों का प्रबंधन कहां पे किया गया? 164 में किया गया। ठीक है, अब इसी 164 के तहत वो क्या करता है? जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक नया प्रोविजन जोड़ दिया गया। क्या प्रोविजन जोड़ दिया गया? कि 4 राज्यों में, जो कि जनजातीय राज्य हैं, उन 4 राज्यों में क्या किया जाएगा? एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन 4 राज्यों में, इन 4 राज्यों में राज्यपाल के द्वारा एक मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी। उस मिनिस्टर को हम क्या बोलेंगे? ट्राइबल मिनिस्टर बोलेंगे, जनजातीय मंत्री बोलेंगे। यह प्रावधान कब किया गया? 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। यह प्रावधान का चर्चा और कहां पे किया गया है? एक बार 7वें संविधान संशोधन में भी किया गया है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन आए तो आप किसको लगाएंगे? 94 को लगाएंगे। और इसकी चर्चा कहां पर की गई है? आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 1 में की गई है। इसी 164 के सब क्लॉज 1 में बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की भी चर्चा की गई है, लेकिन वो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। लेकिन ट्राइबल मिनिस्टर की चर्चा पहली बार कब की गई? 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से की गई। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इसी के संबंध में उसकी कुछ और एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसकी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयोग कहां से बनाया गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो बनाया गया, उसमें बोला गया कि 243 के तहत क्या किया जाएगा? एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और उसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।
जो कि क्या करवाएगा, पंचायतों के और नगर पालिका नगर निगम आदि के चुनाव करवाएगा, है ना। सॉरी, ये 73 है तो पंचायतों के। ऐसा ही 74 से क्या किया गया, सेम बात कही गई, लेकिन उसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा, 243ZA आ जाएगा, है ना। इस 243ZA के तहत बोल दिया गया कि जिस प्रकार से 73 के तहत क्या बनाया गया, एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, उसी प्रकार का एक राज्य निर्वाचन आयोग 74 से भी बनाया जाएगा। और वो जो राज्य निर्वाचन आयोग 74 से बनाया जाएगा वह हमारी जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद है उनमें चुनाव करवाएगा, ठीक है। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया 243 के ZA की सब वहां पे बताई गई है, ठीक है। इसके बाद इसी के तहत एक आ जाता है अनुच्छेद 316। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, उसके सदस्यों की नियुक्ति, है ना, उसके सदस्यों के संबंध में अन्य प्रावधान का बात कहां किया गया है, 316 में किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति भी और सदस्यों की नियुक्ति भी, ठीक है, 316 में। हटाने की बात नहीं है, हम अभी सिर्फ नियुक्ति की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के जैसे MPPSC, इसके सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल का है। कहां से? 316 से। लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है इसी में संवैधानिक आपातकाल। मान लो कोई राज्य सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, किसी भी सरकार को मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो सरकार नहीं बन पाई है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, संवैधानिक आपातकाल लगेगा। लेकिन संवैधानिक आपातकाल लगेगा कैसे? तो आपातकाल लगाने की सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। लगाएगा कौन आपातकाल? राष्ट्रपति लगाएगा। और राष्ट्रपति के बिहाफ में यहां पर कंट्रोल कौन करेगा व्यवस्थाओं को आपातकाल के दौरान? तो राज्यपाल करेगा। मतलब राज्यपाल ने सिफारिश करी राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया राज्य में। अब राज्य में शासन कौन चलाए? अब राज्य में शासन राज्यपाल ही चलाएगा। असल में सत्ता किसके पास है अभी आपातकाल के दौरान? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ के काम नहीं करेगा, वो काम किससे करवाएगा? राज्यपाल से काम करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जीक्यूटिव पावर हो सकती है उनकी, वो क्या है? मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। मुख्यमंत्री को नियुक्त किसने किया? राज्यपाल ने। तो मुख्यमंत्री इन्फॉर्म किसको करेगा हर काम के बारे में? राज्यपाल को। बात यह है, सिंपल सी, है ना। तो जब राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने नियुक्त किया है, तो मुख्यमंत्री इन्फॉर्म भी किसको करेगा हर कार्य के बारे में? राज्यपाल को। कहां से करेगा? 167 से करेगा, सभी प्रशासनिक मामलों में, सभी विधायी मामलों में। आखिरी में एक कार्य आता है राज्यपाल का कार्यकारी इस कार्यों में, वो है विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करने के कारण, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करने के कारण राज्यपाल को कुलाधिपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलाधिपति। मतलब कुलपति को क्या कहते हो? वाइस चांसलर कहते हो। तो कुलाधिपति को क्या कहोगे? चांसलर कहोगे। क्या कहोगे? चांसलर कहोगे। तो चांसलर मतलब क्या होता है? गवर्नर ही होता है। चांसलर कौन होता है? गवर्नर ही चांसलर होता है, चांसलर ही गवर्नर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कार्यकारी शक्तियों की सूची में। अगला जो कार्य आता है वो आता है विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शंस। इस लेजिस्लेटिव फंक्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत, है ना, इस लेजिस्लेटिव फंक्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सबसे पहला अनुच्छेद आता है वो क्या आता है? अनुच्छेद 168, है ना। इसके तहत राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। लेकिन ये भूमिका किसके संदर्भ में है ना? तो ये राज्यपाल की भूमिका राज्य की विधानमंडल का हिस्सा होने के संबंध में। किसके होने में? कि राज्यपाल क्या होता है? राज्य की विधानसभा का हिस्सा होता है। कैसे होता है समझो। एक कानून आता है, एक बिल आता है ना, एक बिल आता है किसमें? विधानसभा में। मान लेते हैं एक ऐसा राज्य जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो एक बिल आता है विधानसभा में, फिर वो बिल कहां जाता है? पास होकर के विधानसभा से विधान परिषद में जाता है। तो क्या वो कानून बन गया? विधान परिषद से भी पास हो गया तो वो कानून बन गया? नहीं बना कानून। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसमें अभी तक राज्यपाल के साइन नहीं हुए हैं। बोले राज्यपाल के साइन क्यों चाहिए? क्योंकि राज्यपाल उस विधानसभा का हिस्सा है। राज्यपाल उस विधानसभा का हिस्सा है। ये बात कहां लिखी हुई है? 168 में लिखी हुई है। अब चूंकि राज्यपाल 168 के तहत उस विधानसभा का हिस्सा है, तो सीधी सी बात है राज्यपाल का हमको क्या चाहिए होगा? उसमें सिग्नेचर चाहिए होगा। जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक बिल, कानून, लॉ नहीं बन सकता। जैसे ही हो जाएगा तो बिल क्या बन जाएगा? लॉ या कानून बन जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात। इसके बाद आता है 174, है ना। आर्टिकल 174 में क्या किया गया है? यहां पर सेशंस को कॉल करने की बात की गई है, सत्र बुलाने की, है ना। क्या बुलाने की? सत्र को बुलाने की बात की गई है। इसके अलावा सत्र को स्थगित करने की, टर्मिनेशन की, है ना। तो कॉल ऑफ द सेशन की बात की गई है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन की बात की गई है। सत्र बुलाना है। बजट 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है,
मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो इनको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, इन सबको बुलाए जाने की बात भी कहां पे की गई है, यहीं पर 174 में की गई है। और ये खत्म कब होंगे, ये भी 174 में बोला गया है। इसके बाद आता है हमारा 175, भाषण देने का अधिकार, है ना, काय का भाषण देने का अधिकार। लेकिन कब कब भाषण देने का अधिकार, है ना, तो किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष मामले में जब बुलाया जाएगा तब वो भाषण देने का अधिकार उसके पास होता है ना। तो विधानसभा के सामने किसी विशेष मामले में भाषण देने का अधिकार 175 में है। लेकिन क्या वो सिर्फ 175 के तहत ही भाषण देगा और कभी भाषण नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी भाषण देगा। तो वो उसका प्रावधान कहां किया गया, 176 में। लेकिन 176 का जो भाषण है उसको स्पेसिफाई बताया गया कब देगा। दो परिस्थितियों में 176 के तहत भाषण देता है। एक परिस्थिति होती है कि जब भी नया सत्र चालू होगा, मान लो बजट सेशन कल से चालू हो रहा है, तो कल से चालू हो रहे बजट सेशन में सबसे पहला भाषण किसका होगा, राज्यपाल का। विंटर सेशन चालू हो रहा है तो सबसे पहला भाषण किसका होगा, राज्यपाल का। तो जब भी नया सत्र चालू होगा तो उसमें सबसे पहला अभिभाषण किसका होता है, राज्यपाल का। ये बात कहां लिखी, 176 में। दूसरा कि जब भी नई सरकार आएगी तो उस नई सरकार का चुनाव हुआ, नई सरकार आई तो उस नई सरकार का जो सबसे पहला सेशन होगा उसको कौन संबोधित करेगा, राज्यपाल संबोधित करेगा। तो एक वो हो गया, है ना। तो एक कि प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सेशन हो गया वो, दूसरा प्रत्येक सरकार का जो पहला सेशन हो गया वो, दोनों को सबसे पहले कौन संबोधित करेगा, राज्यपाल संबोधित करेगा। ये बात कहां लिखी है, 176 में लिखी हुई है। और 175 में इन दो परिस्थितियों के अलावा की जो भाषण होंगे 175 से कवर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विधायी शक्ति के अंतर्गत और क्या शक्ति है, तो एक है आर्टिकल 200 के अंतर्गत शक्ति। बोले आर्टिकल 200 के अंतर्गत क्या शक्ति है, तो समझो एक बिल विधानसभा में आया, फिर वह बिल किसके पास गया, राज्यपाल के पास गया। लेकिन राज्यपाल ने वो बिल क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया, संरक्षित कर दिया, किसकी स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। अब जब बिल राज्यपाल से के पास आया विधानसभा से, तब राज्यपाल के पास क्या थे, तीन विकल्प थे। क्या विकल्प थे, तीन से चार विकल्प। एक विकल्प था असेंट दे दो, स्वीकृति दे दो, मतलब कानून बन गया। दूसरा अस्वीकृत कर दो, दूसरा क्या कर दो, अस्वीकृत कर दो। तीसरा क्या था, पुनर्विचार के लिए लौटा दो, रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दो। रिकंसिडर होकर के आएगा तो फिर देखेंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो 200 से जुड़ा हुआ है। चौथा कि उस बिल को क्या कर दो, आरक्षित कर दो, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। मतलब अब उस पर असेंट देने का अधिकार किसको दे दिया गया है, राष्ट्रपति को दे दिया गया। यह अधिकार देने अथवा न देने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। कहां से है, आर्टिकल 200 से है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में आता है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में मान लो कि यहां पर क्या थी, ये एक राज्य है, इसमें मोहन यादव जी की सरकार चल रही थी, है ना। मोहन यादव जी की सरकार क्या हो गई, अचानक से गिर गई, क्योंकि उनके पास क्या नहीं रहा, मेजोरिटी नहीं रहा। अथवा मोहन यादव जी की जो सरकार अभी चल रही है वो क्या हो गई, सेशन में है ही नहीं, सेशन नहीं चल रहा, अभी छुट्टी चल रही है। क्या चल रहा है, छुट्टी चल रही है। जैसे अभी बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, तो सेशन नहीं चल रहा। जब सेशन नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता है और सेशन चल रहा है, तो कानून बने कैसे। तो सेशन नहीं चल रहे होने की स्थिति में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय क्या करेगा, राज्यपाल एक आदेश के माध्यम से कानून बना देगा, एक आदेश के माध्यम से कानून बना देगा। उस प्रकार के कानून को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश कब तक काम करता है, तो यह ऑर्डिनेंस या अध्यादेश नई सरकार जो गठित होकर के आएगी, है ना, उस यह नया सत्र जब आएगा तब आकर के उनको तुरंत क्या करना पड़ेगा, 6 सप्ताह के अंदर इसको पास करना पड़ेगा। तब हम मानेंगे कि ये क्या हो गया, बन गया कानून, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस का भी क्या है, यहाँ पे पावर दिया गया है। इसके बाद यहीं पर आता है आर्टिकल 171, है ना। आर्टिकल 171 के तहत क्या बात की गई है, तो अभी तक हम जो सब कुछ देख रहे थे वो विधानसभा के बारे में बार बार बात कर रहे थे, लेकिन हमने जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है और जो हमने संसद का निर्माण किया, उसमें हम 2 सदन रखते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। राज्य के स्तर पे अपर हाउस और लोअर हाउस क्या होते हैं, तो राज्य के स्तर पे लोअर हाउस को विधानसभा कहते हैं और अपर हाउस को विधान परिषद कहते हैं। इसी चीज को केंद्र के स्तर पर, संसद के स्तर पर तुम अपर हाउस को क्या कहोगे, तो अपर हाउस को तुम राज्यसभा कहते हो और लोअर हाउस को क्या कहते हो, लोकसभा कहते हो। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये क्या है, तो 171 के तहत यदि किसी राज्य में क्या है, विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद, इसको भी समझ लो, है ना। तो राज्यों में विधान परिषद कितनी है, तो समझ लो एक आंध्र प्रदेश है, एक तेलंगाना है ना,
एक इसी में आपका महाराष्ट्र है ना, एक बिहार है, एक कर्नाटक है और एक उत्तर प्रदेश है। तो कितने राज्य हुए? 3 और 3 6 राज्य हुए। ठीक है, कितने राज्य हैं? 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में तो है नहीं। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में जो सदस्य विधान परिषद में आते होंगे उनमें से कुछ सदस्यों का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, नामांकन होता है। ये जो नॉमिनेशन हो रहा है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो यही बात 171 में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन कौन करता है? राज्यपाल। कहां से? 171 से। ठीक है, अब आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ दी गवर्नर, है ना। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहली वित्तीय शक्ति आती है 202 के तहत। क्या है वित्तीय शक्ति? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट पेश करवाना। क्या करवाना? बजट पेश करवाना। बजट बनाने का अधिकार किसका है? राज्य के वित्त मंत्रालय का। लेकिन बजट कब पेश होगा, इसका अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल जिस तारीख को बोलता है उस तारीख को बजट क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो हुआ। दूसरा आता है आर्टिकल 203। आर्टिकल 203 में किसकी बात की गई है? मनी बिल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मनी बिल की बात की गई है। ये 203 में क्या है? मेंशन किया गया है, मनी बिल बिना राज्यपाल की परमिशन के पेश नहीं किया जाता। मनी बिल का मतलब क्या है? यहाँ पे दरअसल आप कोई विड्रॉल कर रहे होंगे, कोई आप फाइनेंशियल मैटर में डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो मनी बिल है वह बिना राज्यपाल की परमिशन के विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के स्तर पे मनी बिल राष्ट्रपति की बिना परमिशन के पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो उसको आपको ध्यान रखना कि बजट प्रस्तुत करना, धन विधेयक आदि आदि, है ना। इसी में आगे चल करके एक आप क्या आ जाता है? सप्लीमेंट्री बजट, है ना। क्या आ जाता है? सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट की जो चर्चा की गई है वो कहां पे की गई है? अनुच्छेद 205 में, है ना। कहां पे चर्चा की गई है? अनुच्छेद 205 में चर्चा की गई है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में एक आ जाता है, वो है आकस्मिकता निधि की। अनुच्छेद 206 कहता है ना, अनुच्छेद 206 कहता है कि राज्यपाल राज्य की, है ना, क्या करेंगे? राज्यपाल राज्य की जो आकस्मिक निधि होगी, इमरजेंसी फंड होगा, है ना। क्या होगा? कंटिजेंसी फंड होगा। कंटिजेंसी फंड को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी फंड बोलते हैं। तो राज्य का जो कंटिजेंसी या इमरजेंसी या आकस्मिकता निधि होगी उसको राज्यपाल के क्या है? परमिशन के माध्यम से यूज किया जा सकता है। मतलब फिर राज्यपाल यहाँ पे क्या आ गया? परमिशन देने के लिए आ गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या फाइनेंशियल पावर है उसके पास? तो अनुच्छेद 243 आई के तहत, है ना, जो कि 73वें संविधान संशोधन से लाया गया, उसके तहत पंचायतों के लिए क्या किया जाएगा? एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। काय का गठन करेंगे? फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रकार के फाइनेंस कमीशन का गठन सेम प्रकार के फाइनेंस कमीशन का गठन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के लिए किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल क्या होगा उसका? 243 तो 243 और 243 से फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। और ये गठन करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। ठीक है, और उसमें नियुक्ति करने का अधिकार भी लोगों का किसके पास है? सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 207, है ना। अनुच्छेद 207 में क्या बोल दिया गया? तो अनुच्छेद 207 के तहत लिखा गया है कि जो भी धन विधेयक होगा वह राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति के पेश नहीं होगा। तो अभी तो हमने बात करी थी कि धन विधेयक कहां पे मेंशन है? 203 में, लेकिन वह राज्यपाल की बिना परमिशन के पेश नहीं किया जाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये कहां मेंशन है? 207 में मेंशन है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 151 का सब क्लॉज 2, ये किससे डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और ये किससे डील करता है? स्टेट गवर्नमेंट से। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो जो कैग है, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वह जो भी क्या करेगा? ऑडिट करेगा, उसकी रिपोर्ट, राज्य वाली रिपोर्ट, राज्य के ऑडिट की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 151 के सब क्लॉज 2 में लिखी हुई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है जुडिशियल पावर्स, है ना, न्यायिक शक्तियों को लेकर के बात करते हैं। तो जुडिशियल पावर्स के अंतर्गत अनुच्छेद 161 आता है, जिसमें पार्डनिंग पावर्स दी गई। क्या दिया गया है? पार्डनिंग पावर, क्षमादान शक्तियां दी गई। क्या दिया गया है? क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। इसी प्रकार की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के लिए भी हैं, लेकिन वो कहां पे है? आर्टिकल 72 में। लेकिन हम तो राज्यपाल पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कहां पे दी हुई है? 161 में दी गई हैं। ये जो राज्यपाल की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमादान शक्तियां हैं, इसमें निलंबन और लघुकरण की शक्तियां हैं। निलंबन और लघुकरण का मतलब क्या होता है? कि आपकी सजा को घटा दिया जाता है ना, आपकी सजा को घटा दिया जाता है। ठीक है,
इसके बाद आता है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 के तहत क्या बात की गई उसको समझ लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के परामर्श की बात की गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लेकर के। क्या एग्जैक्टली इसका मतलब कहता है, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, है ना, राष्ट्रपति यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहता है, वापस से इस बात को समझ लेना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब यदि वो नियुक्त करना चाहता है तो उसको परामर्श लेना पड़ेगा। किससे परामर्श लेगा, राज्यपाल से। किससे परामर्श लेगा, राज्यपाल से क्या लेगा, वो परामर्श ले लेगा। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के संबंध में यदि किसी से कुछ सलाह लेना है तो राष्ट्रपति लेगा। किससे लेगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा तो राष्ट्रपति लेगा। किससे लेगा, राज्य के राज्यपाल से लेगा। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो एग्जैक्टली चीज उसके अंतर्गत क्या है, शामिल की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के बाद इसी के अंतर्गत आपका क्या जाता है, आर्टिकल 192 आ जाता है। 192 के तहत क्या बात की गई है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो एग्जैक्टली इसकी भाषा क्या है उसको समझ लो कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रश्नों का निर्णय करेगा, है ना, कि राज्यपाल क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के सलाह लेगा, है ना, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा ताकि क्या कर सके, ताकि वह योग्यता के संबंधी प्रश्नों का निर्धारण कर सके, एलिजिबल है अथवा नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न अराइज होते हैं उनका निर्धारण करना है तो कहां से होगा, 192 से होगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग तुमने पीछे बनवाया कहां पर, कार्यकारी शक्तियों में। कहां पे बनवाया था भाई, है ना, तुमने ये बनवाया। ठीक है, या 1243 के से और 243 जेडे से तुमने क्या बनवाया था, राज्य निर्वाचन आयोग बनवाया पीछे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी में दो आर्टिकल और आते हैं आपके न्यायिक शक्तियों में, एक 233 आता है, 234 आता है। 233 में बस एक चीज ध्यान रखो, क्या यहां पर जिला जजों की नियुक्ति के प्रावधान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो 233 में है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। बात खत्म हुई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल राज्य के जिलों में क्या करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है 233 के तहत। 234 उसी चीज से क्या करता है, डील करता है। 234 के तहत बोला गया है कि जिला न्यायाधीशों को छोड़ करके और भी ढेर सारे न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट तो ढेर सारे हैं, अधीनस्थ न्यायालय तो ढेर सारे हैं। तो उन अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायाधीश को छोड़ करके बाकी जितने भी न्यायाधीश हैं उन सब की नियुक्ति की प्रोसेस बनाई जाएगी। वो प्रोसेस राज्य लोक सेवा आयोग की भागीदारी से बनाई जाएगी, मतलब एमपीपीएससी की भागीदारी से बनाई जाएगी। लेकिन यह सब का निर्णय करने का अधिकार किसका है, राज्यपाल का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था, जुडिशियल पावर था। इसी में अब आगे चल करके आता है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स, कुछ विवेकाधीन शक्तियां। जैसे तुमने पीछे पढ़ा कि 200 के तहत क्या करेंगे, जैसे मान लो कि राज्य का कोई बिल, विधानसभा से कोई बिल राज्यपाल के पास आया, तो वह बिल या विधेयक राज्यपाल के पास जब आया तो राज्यपाल उसको पास कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का अधिकार कहां से आता है, 200 के तहत आता है। अब करना है या नहीं करना है तो राज्यपाल तय करेगा ना, कोई और नहीं कर सकता। चूंकि सिर्फ राज्यपाल तय करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति। वो अपने विवेक से तय करेगा। दूसरा इसी में आता है वो है आर्टिकल 356। अब राज्य में कोई सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, किसी के पास वो नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना है, इसका रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन वो दे या ना दे, ये कोई उसको वो नहीं करेगा, सलाह नहीं देगा, ये वो खुद तय कर सकता है। ठीक है, तो 356 उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके बाद आर्टिकल 239 ये किससे डील करता है, 239 डील करता है यूनियन टेरिटरी से। किससे, यूनियन टेरिटरी से डील करता है। इसमें 239 में क्या डीलिंग बताई गई है समझो। उदाहरण के लिए पंजाब का राज्यपाल है, कौन है, पंजाब का राज्यपाल है, बगल में एक यूटी है, कौन सी, चंडीगढ़ है। तो पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ में क्या कर सकता है, एक प्रशासक के तौर पे भी काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम कर सकता है। ये बात 239 में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है 275 का सब क्लॉज 1। कुछ राज्य हैं, कौन से राज्य, असम है ना, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये कौन से राज्य हैं, 6th शेड्यूल के राज्य हैं। कहां पर है, संविधान की 6वीं अनुसूची के क्या है, राज्य हैं, जनजाति राज्य हैं।
इन राज्यों को अनुदान देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ग्रांट्स देना पड़ता है। तो ग्रांट्स देना है या नहीं देना है कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 167। क्या आता है? अनुच्छेद 167 आता है, जिसमें बोला गया कि मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी मामलों की जानकारी मांग सकता है। मतलब कि मुख्यमंत्री ने जो भी काम किए हैं वो सब राज्यपाल के अनुसार किए हैं अथवा नहीं किए हैं, इसकी जानकारी राज्यपाल तो मांग सकता है ना, कि भाई बताओ क्या प्रशासनिक काम किया, क्या विधायी काम किया, मुझे बता करके जाया करो हर दूसरे तीसरे दिन। तो ये 167 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां तक ध्यान में रखनी। ठीक, यहां तक का मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस राज्यपाल के पद के संबंध में, है ना, अब इस राज्यपाल के पद के संबंध में बहुत सारे क्या बनाए गए, समय समय पर आयोग बनाए गए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का पद एक बहुत विवादास्पद पद है। क्यों विवादास्पद पद है? क्योंकि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, वो आके काम कहां करता है? राज्य में काम करता है। तो चूंकि उसको भी राज्यपाल को ही पता होता है कि मैं किसके प्रति उत्तरदायी हूं, केंद्र के प्रति, तो मैं केंद्र के एजेंडे को यहां पे क्या करना चाहूंगा? स्थापित करना चाहूंगा, और राज्यों को इससे प्रॉब्लम होती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस संघर्ष की वजह से अलग अलग टाइम पीरियड पे कई सारे कमीशन बने, जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी ताकि राज्यपाल के पद और राज्य की सरकार के बीच में एक संतुलन बनाया जा सके, एक बैलेंस बनाया जा सके। ठीक है, इस संतुलन और बैलेंस को बनाने को लेकर के जो पहला कमीशन बनाया गया वो बनाया गया राम जवाया बनाम पंजाब राज्य केस हुआ था, है ना, वो हुआ। उसके बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई, है ना, किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। आगे चल करके मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु सरकार ने एक राजा मन्नार समिति बनाई थी। 1971 में राज्यपाल कमेटी बनाई गई थी। 1974 में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में शमशेर सिंह बनाम पंजाब स्टेट, है ना। ऐसे ही 1988 में सरकारिया कमीशन बनाया गया था। 2002 में संविधान सुधार आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया था? 2002 में संविधान सुधार आयोग, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन, जिसको नाम दिया गया था वेंकट चलैया कमीशन। क्या बोला गया था? वेंकट चलैया कमीशन, क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे? वेंकट चलैया थे। 2010 में पुंछी कमीशन बनाया गया, है ना, तो वो हो गया। ऐसे ही 2016 में क्या हुआ था? नवाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष केस हुआ था, मिजोरम का एक जकनीय मामला था, है ना। तो ये है, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्या देखने का प्रयास करना है कि एग्जैक्टली इनसे क्या रिकमेंडेशन निकल करके आया। ठीक है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो बनाया गया 1968 में अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने, है ना। उसमें उन्होंने बोला कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो किसी दल का ना हो। ये बस एक रिकमेंडेशन प्राइमरली उनको आया कि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चल करके 1969 में एक राजमन्नार कमेटी बनाई गई, तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, डीएमके सरकार ने बनाई थी। इन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए, बहुत सारे सुझाव दिए। उनमें एक सुझाव था कि राज्यपाल के पद को खत्म करो, हमको नहीं चाहिए राज्यपाल का पद खत्म करो, बात ही खत्म आ जाती है ना। इसमें ये सुधार करो, ये सुधार करो, ये सब सुधार तो तब बनेगा ना, आवश्यकता पड़ेगी जब पद रहेगा, पद ही खत्म करो, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। और एक सुझाव दिया कि यदि खत्म नहीं कर सकते हो, है ना, यदि खत्म नहीं कर सकते हो तो राज्यपाल की नियुक्ति के पहले मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए। ये बात वहां पे बोल दी गई। ठीक है, आगे चल करके 1971 में एक राज्यपाल कमेटी बनाई गई। उन्होंने भी सुझाव दिया कि समिति ने राज्यपाल पर यह जिम्मेदारी डाली कि वह देखे कि राजनीतिक स्थिरता के कारण, अस्थिरता के कारण, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण राज्य का प्रशासन न टूट जाए और उसे राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में नियमित रिपोर्ट भेजनी चाहिए। ठीक है, तो वह एक बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करे, ऐसा इस कमेटी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन 1988 में कुछ रिकमेंडेशन देगा। वो बोलेगा मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद राज्यपाल बनाना चाहिए। एक दूसरा बोला गया कि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए और एक सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, मान सम्मान मर्यादा वाला व्यक्ति होना चाहिए और उस राज्य का नहीं होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, लेकिन है कहां के? गुजरात के। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, लेकिन वो है कहां की? गुजरात की। तो राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, राज्यपाल कोई राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, राज्यपाल एक सार्वजनिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, चौथा, दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़ करके राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। कार्यकाल कितना है? 5 साल है,
तो उसको 5 साल के पहले मत हटाओ। यदि हटा रहे हो तो कारण बताओ और रेयर कंडीशन में हटाओ, बार बार उसको इस तरीके से हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि राज्यपाल क्या करे, एक सेतु के रूप में काम करे। किसके बीच में सेतु का रूप में काम करे, केंद्र के और राज्य के बीच में सेतु के रूप में उसको काम करना चाहिए, ठीक है, ये उसमें बोला गया, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, ये हमने पढ़ा ना कि ये राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, तो डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज रेयर कंडीशन में करना चाहिए। मतलब तुम 356 का यूज कर रहे हो कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, कभी बोल दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया कि रेयर कंडीशन में क्या करो, डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करो, ठीक है। आगे चल करके 2002 में एक वेंकट चलैया कमीशन बनाया गया। इस वेंकट चलैया जो कमीशन बनाया गया, उसने बोला कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए एक समिति बना दो। अभी कोई समिति नहीं है, अभी राष्ट्रपति नियुक्त कर देता अपनी मर्जी से, ठीक है। इनने बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाओ। इस कमेटी में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो और जिस राज्य के राज्यपाल बनाया जाना है उस राज्य का मुख्यमंत्री हो उस कमेटी में, ठीक है। तो इतनी बातें उसमें जोड़ दी गई। फिर बोला गया कि राज्यपाल के कार्यकाल को, इस कमेटी के द्वारा, कमीशन के द्वारा बोला गया कि राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष का पूरा होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके पहले मत हटाओ, उसके पहले उसको मत हटाओ, तब तक मत हटाओ जब तक कि वो कोई दुर्व्यवहार ना करे अथवा इनकैपेबल ना हो जाए अथवा इस्तीफा ना दे दे, तब तक उसको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार, इसके अलावा बोला कि केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की भी कोई कार्रवाई करने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। अभी तुम ना अपॉइंटमेंट में मुख्यमंत्री की सलाह लेते हो, ना हटाने में। जब मर्जी आई हटा दिया, जब मर्जी आई न्याय व्यक्ति ला दिया, दोनों में मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री जैसे काम करता है करने दो, बार बार तुम उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ, हस्तक्षेप मत करो, ठीक है। और हस्तक्षेप करने के बजाय सरकार के मित्र के रूप में, सरकार के मार्गदर्शक के रूप में, सरकार के दार्शनिक के रूप में, है ना, तो फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, क्या किसके रूप में, सरकार के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के रूप में क्या है काम करना चाहिए, किसको, राज्यपाल को, सरकार के साथ मिलकर के, ठीक है। आगे चल करके इसी में क्या आता है, पुंछी कमीशन आता है ना। पुंछी कमीशन ने क्या बोल दिया कि आयोग, इस कमीशन ने कहा कि आयोग ने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की। ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाक्यांश है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, लेकिन राष्ट्रपति अपने प्लेजर के आधार पे, अपने विल के आधार पे चूंकि क्या कर देता है, उसको 5 साल के पहले हटा देता है। तो इस फ्रेज को हटा दो वहां से, इनका रिकमेंडेशन था, हटाया नहीं गया, इनका रिकमेंडेशन बस था। इसके बजाय क्या लाओ, आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जाना चाहिए। मतलब राज्यपाल को हटाए कब, तो बोले हटाने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि राष्ट्रपति का इस विवेकाधीन शक्ति को खत्म कर दो, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली फ्रेज को खत्म कर दो, उसकी जगह एक नया लाइन जोड़ दो। क्या लाइन जोड़ दो कि राज्यपाल को सिर्फ राज्य विधानसभा के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, एक प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोल दिया। अब यहां पर कुछ निर्णय हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसले सुनाए हैं। क्या फैसले सुनाए सुप्रीम कोर्ट ने, एक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह बनाम पंजाब स्टेट 1974 में फैसला सुनाया। क्या फैसला था इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके राष्ट्रपति राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार ही क्या करेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। मतलब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं कर सकता राज्यपाल के पद के मामले में, ये बात यहां पे बोल दी गई, ठीक है। दूसरा एक केस हुआ, वो पहले का केस था 1955 का, राम जबाया बनाम पंजाब स्टेट केस। इसमें बोला गया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और वास्तविक कार्य शक्ति मंत्रिपरिषद के पास नहीं है। ये बात सही भी है, हमने पढ़ा भी पीछे इस चीज को कि राष्ट्रपति क्या, राज्यपाल क्या है, एक कार्यकारी प्रमुख है, ये बात 154 में लिखी हुई है, लेकिन असल में सत्ता किसके पास है, 163 है ना, किससे, 163 के तहत जो हमारा क्या आया, मंत्रिपरिषद आई, उसके पास है असल सत्ता, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करी राम जबाया बनाम पंजाब स्टेट में। आखिरी इसमें केस आता है वो है नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष केस, है ना। ये नवाब रेबिया बनाम जो उपाध्यक्ष केस हुआ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि 163 की जो शक्तियां हैं, है ना, 163 के तहत जो राज्यपाल की विवेक से जुड़ी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करने के दौरान मनमाने तरीके से अंधाधुंध प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये नवाब रेवनीवा बनाम उपाध्यक्ष मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। ये केस कहां का था, तो मिजोरम का संभवतः केस था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आखिरी में यहां पे आता है ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस क्या होता है कि हमारे देश में इतने सारे बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, है ना, उपराष्ट्रपति, आपका लोकसभा का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जज आदि आदि, इतने बड़े बड़े भारी भारी भरकम पद हैं जिनके चलने से धरती डोलती है। लेकिन किसके चलने से धरती ज्यादा डोलेगी और किसके चलने से कम डोलेगी, कैसे तय करें? ठीक है, तो बोले एक ऑर्डर बना देते हैं, एक क्या बना देते हैं, एक तालिका बना देते हैं, प्रेफरेंस तय कर देते हैं कि राष्ट्रपति चलेगा तो सबसे ज्यादा डोलेगी धरती, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री चलेगा तो डोलेगी। ठीक है, इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को या गणराज्य भारत गणराज्य की वरीयता तालिका को, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, वरीयता तालिका बोलते हैं। ये एक प्रोटोकॉल सूची है। समझो कि एक कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी आया है, प्रधानमंत्री भी आया है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी आया, राज्यपाल भी आया है। अब मेरा प्रश्न है सबसे पहले आपसे कि उन चारों में से किसको सबसे पहले माला पहनाई जाएगी, किसको सबसे पहले स्वागत किया जाएगा? क्या राज्यपाल का स्वागत पहले कर दें, राज्य का व्यक्ति है, प्रधानमंत्री का कर दें, बड़े हैं मोदी जी हैं, या राष्ट्रपति का करें? ये प्रेफरेंस कहां से तय होगा? तो इस प्रेफरेंस के लिए हमने क्या बना दिया, एक तालिका बना दी है जिसमें राज्यपाल, उस प्रेफरेंस सूची में राज्यपाल कहां पर आता है, चौथे स्थान पर। यहां पे देखेंगे, है ना, पहले स्थान पे कौन है, देश का राष्ट्रपति है, दूसरे स्थान पे कौन है, उपराष्ट्रपति है, तीसरे स्थान पे कौन है, प्रधानमंत्री है, चौथे स्थान पे कौन है, राज्यपाल है, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। पांचवें स्थान पे कौन है, पूर्व राष्ट्रपति। छठवें स्थान पे कौन है, उप प्रधानमंत्री को रखा गया है छठवें स्थान पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, सॉरी पांचवें में, है ना, कहां पर, पांचवें में। छठवें स्थान में किसको रखा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को और लोकसभा अध्यक्ष को। सातवें स्थान में बहुत सारे लोग रखे गए हैं, मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के जो केंद्र सरकार के जितने मंत्री होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, है ना, जैसे सुमन बेरी अभी हैं। तो इस प्रकार के सभी लोग सातवें प्रेफरेंस में रखे गए हैं। छठवें प्रेफरेंस में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष रखा गया है। ठीक है, लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होगा सातवें स्थान पे, लेकिन अध्यक्ष कहां पर है, छठवें स्थान पे है। आगे चलकर की ये सूची बढ़ती चली जाती है, आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये सूची याद रखना है, इस सूची को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात। ये पूरा का पूरा क्या था, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस था, और यही पूरा का पूरा आज की क्लास थी। आज की इस क्लास में हमने राज्यपाल के पद के बारे में गहराई से चर्चा करी। अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई है, राज्यपाल के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्लास मतलब अभी का मतलब ये क्लास आज खत्म हो जाएगी, लेकिन राज्यपाल का जो टॉपिक है वो खत्म नहीं हुआ है, राज्यपाल का टॉपिक अभी आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।